बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न तब मातम में बदल गया जब वहां मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 47 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 21 वर्षीय भूमिक लक्ष्मण के पिता बीटी लक्ष्मण का एक भावुक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो अपने बेटे की कब्र से लिपट कर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ये वीडियो हर किसी की आंखें नम कर देने वाला है। वीडियो में बीटी लक्ष्मण बुरी तरह टूटे हुए दिख रहे हैं। उन्हें 2 लोग उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पा रहे और कह उठते हैं कि किसी भी पिता को ऐसा दिन कभी ना देखने मिले जैसा कि मैं देख रहा हूं। उनका दर्द और टूटे दिल की आवाज हर किसी को भावुक कर रहा है। बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले 21 साल का भूमिक लक्ष्मण इंजीनियरिंग के आखिरी साल का छात्र था और दोस्तों के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जश्न का हिस्सा बनने आया था। भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और भगदड़ में उनकी जान चली गई। इस हादसे में एक 14 साल की बच्ची सहित कुल 11 लोगों की मौत हुई थी। हर रसोई में दाल और तेल की जरूरत होती है, मगर जैसे ही इनके दाम बढ़ते हैं आम जनता की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। भारत की बड़ी आबादी और मांग की तुलना में उत्पादन कम होने के ये संकट और बढ़ जाता है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया है। इसका मकसद ये है कि हर आदमी की थाली में दाल और तड़के में तेल की कोई कमी न रहे। प्रदेश सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की उन्नत खेती के तरीके सिखाने के साथ साथ मुफ्त मिनी किट भी बांटने की योजना बनाई है। इस योजना में 4,58,000 निःशुल्क मिनी किट किसानों को दिए जाएंगे। इनमें 1,05,000 किट अरहर, मूंग और उड़द के लिए होंगे। तिल की खेती के लिए 1 लाख किट और मूंगफली के लिए 6,000 किट दिए जाएंगे। सरकार की इन पहलों का असर दिखने भी लगा है। किसानों का रुझान अब दलहन और तिलहन की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। इस बढ़ती उपज से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में दाल और तेल में कीमतें भी काबू में रहेंगी। यही वजह है कि सरकार ने तय किया है कि ये किसानों को हर संभव मदद देगी और आम जनता की थाली को सस्ती और भरपूर बनाए रखेगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 8 साल पहले 7 साल के मासूम पर बेरहमी और जानलेवा हमला करने के मामले को असाधारण और अमानवीय घटना करार दिया। अदालत ने इस मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि यह घटना खौफनाक मानसिकता का प्रतीक है। ये समाज में दहशत पैदा करने वाला है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपराधी मोहम्मद मोई उर्फ मोहित को आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास और 364 यानी कि हत्या के इरादे से किडनैप करने के तहत दोषी करार दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित सहरावत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक मासूम बच्चे पर पत्थरों से हमला करना और ब्लेड से उसके शरीर को छलनी कर देना एक सामान्य अपराध नहीं, बल्कि रोंगटे खड़ी कर देने वाली खौफनाक वारदात है। ये घटना साल 2017 की है, जब आरोपी ने 5 से 7 साल की उम्र की मासूम बच्ची को किडनैप कर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके सिर पर कई बार पत्थरों से हमला किया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो ब्लेड से उसका चेहरा, हाथ, कंधे समेत पूरे शरीर को घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी मासूम बच्ची को खून से लथपथ हालत में मरने के लिए छोड़कर भाग गया। दिल्ली की कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की आर्थिक स्थिति और उसके बच्चों के भविष्य की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे आरोपी की असली जगह जेल है, ताकि ये दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सके। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने बकरीद पर बकरे की कुर्बानी की जगह खुद की कुर्बानी दे दी। शख्स ने खुद का गला रेतने से पहले एक लेटर भी लिखा, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया है। शख्स अपना गला रेतने के बाद करीब 1 घंटे तक तड़पता रहा है, जिसके बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ दिया। दरअसल ये पूरा मामला देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के उद्योगपुर गांव का है, जहां रहने वाले 60 साल के ईश मोहम्मद ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर घर आया। उसके बाद उसने अपने घर के बाहर बनी झोपड़ी में खुद का गला रेत कर खुद की कुर्बानी दे दी। ईश मोहम्मद करीब 1 घंटे तक झोपड़ी में तड़पता रहा, जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी कराह सुनी और दौड़ कर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईश मोहम्मद को उनके परिजन तुरंत गोरखपुर अस्पताल ले गए, जहां ईश मोहम्मद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इस नोट में उन्होंने लिखा कि इंसान अपने घर में बकरे को बेटे की तरह पोस कर कुर्बानी करता है, वो भी जीव है, कुर्बानी करनी चाहिए। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम कर रहा हूँ। किसी ने मेरा कत्ल नहीं किया। सुकून से मिट्टी देना, किसी से डरना नहीं। जिस जगह खूंटा है उसी जगह पर मेरी कब्र होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया है।
उन्होंने कांग्रेस नेता पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जो नेता हार स्वीकार नहीं कर पा रहे वो लोकतंत्र की भावना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को विकास और पारदर्शिता के आधार पर जनादेश दिया है और इसे चुनौती देना विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। फडणवीस ने राहुल गांधी की ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईवीएम को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर चुका है और ये तथ्य चुनाव की निष्पक्षता का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम घंटे में कुछ लाख वोट पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि मतदान केंद्रों पर आखिरी समय की भीड़ इसका कारण रही है। ईवीएम की तकनीकी कार्य प्रणाली को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो केवल अफवाह है। राहुल गांधी ने कहा था कि नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जो लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं बल्कि औद्योगिक स्तर की धांधली है, जिसमें चुनाव आयोग और संस्थानों का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए, वोटिंग प्रतिशत को गलत तरीके से बढ़ाया गया और खास बूथों पर टारगेटेड वोटिंग कराई गई, जिससे बीजेपी को भारी फायदा मिले। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे खेल को छिपाने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड्स तक पहुंच रोक दी और चुनाव नियमों में संशोधन तक कर डाला। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए मैच फिक्सिंग जैसा जहर बताया। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव का लेकर डर भी है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार द्वारा झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ दी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज शनिवार को वजीरपुर का दौरा किए और अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की वजह से बेघर हुए लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बीजेपी को बेरहम दिल करार दिया। साथ ही कहा कि इसका बदला बिहार के लोग विधानसभा चुनाव में लेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को वजीरपुर का दौरा कर बेघर हुए झुग्गीवासियों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार बड़ी बेरहमी से झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर सैकड़ों लोगों को सड़क पर ला दी है। बीजेपी जिस तरह से दिल्ली से बिहारियों को भगा रही है, उसी तरह बीजेपी को बिहार से बिहारी भगाएंगे। तो कल हम लोग गए थे वजीरपुर, जहां हमने देखा कि यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का घर किस तरीके से कुचल के बर्बाद कर दिया बीजेपी के बुलडोजर ने। आज यहां पे आए हैं मद्रासी कैंप। तो बिहार से लेके मद्रास तक जो भी दिल्ली में रहने वाला है, गरीब आदमी है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ठेला लगाता है, वो बीजेपी वालों की आंख की किरकिरी बन गया है। उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। उसका घर, उसका रोजगार, उसका दुकान, उसके सारे प्रतिष्ठान समाप्त करना चाहते हैं। यहां पे 50 साल से ये मद्रासी कैंप की बस्ती बनी हुई है, 50 साल से, और आपने इसको जमींदोज कर दिया, बिल्कुल बुलडोजर चला के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर आज एक सुबह एलपीजी गैस टैंकर और मिनी बस में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद गैस लीक से भयंकर आग लग गई। यह आग इतनी खतरनाक है कि घर, एक गौशाला और कुछ गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। एलपीजी गैस टैंकर के रिसाव के कारण आम की खेप भी जल गई। ताजा जानकारी के अनुसार एलपीजी गैस लीक से आसपास आग बढ़ती जा रही है। हादसे के बाद से मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और रिसाव वाली गैस को रोकने की कोशिश की जा रही है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 391 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 760 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। अब तक 5484 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या 5755 तक पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 24 घंटों में देश भर में 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इन सभी मामलों में मृतकों को पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं, जिससे संक्रमण और खतरनाक हो गया।
मध्य प्रदेश में 45 वर्षीय एक गर्भवती महिला को अचानक तेज दौरे आए और उसकी मौत हो गई। बाद में उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई। देश में इस साल अब तक कोरोना से कुल 59 लोगों की मौत हो चुकी है, जो संक्रमण की गंभीरता को दर्शाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलते मौसम और लोगों की लापरवाही के चलते मामले दोबारा बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई को नजरअंदाज ना करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेराफेरी की गई और मतदान प्रतिशत में अमान्य वृद्धि हुई है। चुनावी धांधली का ये खाका अब बिहार में भी लागू किया जा सकता है। उनके इस बयान पर एनडीए नेता उन पर लगातार हमलावर हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उन पर हमला बोला और उन्होंने मरा व्यक्ति बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल को हार का जायजा मिल गया है, सरकार एनडीए की आना तय है। राहुल गांधी को पता चल गया है कि जनता एनडीए के साथ है। जो डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। जो डर गया है वो मर गया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने देशद्रोही का काम किया है। सेना का शौर्य पर अपोजिशन पीएम मोदी को गाली नहीं दे। अगर राहुल गांधी परिवार के बच्चे नहीं होते तो राजनीति में इन्हें कोई नहीं पूछता। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि वो अपने पिताजी से पूछें किसे रिश्वत और दुष्कर्म कहते हैं। उनके कार्यकाल में सारे कुकर्म हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी कान खोल करके सुन ले कि आज चोर चोरी के खिलाफ बात कर रहा है। लालू जी के राज में फिरौती का पंचायती कहाँ होता था, उनके लोग ने ही इसका खुलासा किया। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी लालू यादव से पूछें, और राहुल गांधी जी जिनके बल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के बल पर, लालू यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अफसरों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शेल कंपनी और फर्जी फर्मों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फर्जी फर्में ईमानदार व्यापारियों की राह में रोड़े अटकाती हैं और कर चोरी कर जनता की योजनाओं पर असर डालती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर चोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर चोरी से राज्य के विकास कार्य और जन कल्याण योजनाएं प्रभावित होती हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जांच तेजी से हो। अगर इनमें कोई गड़बड़ी मिले तो उनका पंजीकरण रद्द कर एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के हर नई पंजीकृत फर्म का स्थल निरीक्षण जरूर कराया जाए ताकि फर्जी फर्मों पर तुरंत कार्यवाही हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां से अपेक्षाकृत ज्यादा कर संग्रह होना चाहिए। ऐसे जोन जहां संग्रह कम है वहां अधिकारियों को नई रणनीति के साथ काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यालय से कम संग्रह वाले जोनों की विशेष रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए। इसके बाद शासन उसे फील्ड एक्सपर्ट्स के साथ गहराई से देखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी व्यापारी बंधुओं के संवाद बढ़ाएं। एडिशनल ज्वाइंट और डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी व्यापारियों से सीधे बात कर सहयोग की भावना विकसित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व केवल एक आंकड़ा नहीं होता बल्कि राज्य के विकास की बुनियाद होता है, जो कि अधिकारियों को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपना काम करना चाहिए ताकि प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज हो सके। राजस्थान के सिरोही में खाद निर्माण फैक्ट्री के खिलाफ पहली बार जिला प्रशासन शनिवार को बड़ी कार्यवाही किया। दरअसल पिछले दिनों राजस्थान में कई फैक्ट्रियों में नकली खाद बीज के मामले सामने आने के बाद से जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। यही वजह है कि सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र के मावल के आबू रोड रिको एरिया स्थित एक फैक्ट्री में भी सिरोही कृषि विभाग की टीम ने ऑपरेशन डिकॉय के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने यहां नकली खाद निर्माण की आशंका के चलते बड़ी मात्रा में खाद के बैग और सफेद पाउडर के पैकेट जब्त कर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। कृषि विभाग की टीम को जांच के दौरान बड़ी मात्रा में खाद के बैग और सफेद पाउडर के पैकेट मिले, जिन पर कुछ भी अंकित नहीं था। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकरलाल मीणा ने बताया कि जिले के आबू रोड में मावल रिको एरिया स्थित फर्म बर्ड एग्रो कंपनी के खाद निर्माण की जानकारी मिलने पर टीम ने जांच की। टीम ने वैध अनुज्ञापन, स्टॉक रजिस्टर, क्रय विक्रय बिल इत्यादि मांगे, जो कि मौके पर नहीं मिल पाए, जिसके चलते संदिग्ध नजर आने पर फैक्ट्री सीज की करवाई गई।